अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एनएमडी कैट बिगर सोर्स पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज इंजाइम्स से रिलेटेड मैं कुछ एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करने चाहूँगी। ये मैंने पंजाब की बुक से लिए हैं। लिखा है कि इंजाइम्स आर प्रोटीन्स विच आर बायोलॉजिकली एक्टिव। याद रखिएगा, जो मैंने ब्लैक में वर्डिंग लिखी है वो एमसीक्यूज हैं आपके। इंजाइम वो प्रोटीन्स है जो बायोलॉजिकली एक्टिव हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 ये है कि इंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जॉइंट टुगेदर एंड कोइल्ड अपॉन देमसेल्व्स टू फॉर्म द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स। इंजाइम्स जो हैं वो हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बने हैं जो एक दूसरे से जॉइन होते हैं, एक दूसरे के ऊपर उनकी कॉइलिंग होती है और वो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बन जाता है इंजाइम का। एमसीक्यूज नंबर 3 ये है कि रिएक्टेंट कॉल्ड द सबस्ट्रेट इज अटैच टू द एक्टिव साइट कंसिस्टिंग ऑफ द ओनली फ्यू अमाइनो एसिड्स। ऐसा रिएक्टेंट जिसे हम सबस्ट्रेट भी कहते हैं वो एक्टिव साइट के साथ अटैच होता है सिर्फ फ्यू अमाइनो एसिड्स को यूज़ करके। जो बल्क क्वांटिटी है अमाइनो एसिड्स की वो जो है वो मेंटेन करती है ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इंजाइम को। यानी थोड़ी सी अमाउंट में हमारे पास जो है अमाइनो एसिड्स हैं वो सबस्ट्रेट को अटैच करने में मदद करते हैं एक्टिव साइट के साथ, और जो बाकी अमाइनो एसिड्स की क्वांटिटी है वो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इंजाइम को मेंटेन करने में हेल्प आउट करती है। एमसीक्यूज नंबर 5 ये है कि को फैक्टर यूजुअली एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द इंजाइम एंड सबस्ट्रेट। यानी को फैक्टर जो है वो एक ब्रिज के तौर पर काम करता है इंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान। एमसीक्यूज नंबर 6 ये है कि सम इंजाइम्स कॉन्सिस्ट सॉलिडली ऑफ द प्रोटीन्स अदर नॉन प्रोटीन पार्ट को फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंजाइम्स। कहने का मतलब ये है कि कुछ इंजाइम्स ऐसे हैं जो बिल्कुल प्रोटीन से बने हैं, कम्प्लीटली और सॉलिडली वो प्रोटीन से ही मिलके बने हैं। लेकिन कुछ इंजाइम्स ऐसे हैं जिनमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी मौजूद है जिसे हम कोफैक्टर कहते हैं, और कोफैक्टर जो होता है वो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंजाइम्स में हेल्प आउट करता है। एमसीक्यूज नंबर 7 ये है कि मेनी इंजाइम्स आर सिंपली डिजॉल्व्ड इन साइटोप्लाज्म। इन कुछ इंजाइम्स ऐसे हैं जो, यानी मोस्ट ऑफ इंजाइम्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में डिजॉल्व्ड होते हैं। अदर इंजाइम्स आर टाइटली बाउंड टू सर्टेन सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज। कुछ इंजाइम्स जो होते हैं या वो तो जो है हमारे पास सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज में जो होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द इंजाइम्स जो होते हैं वो सिंपली डिजॉल्व होते हैं साइटोप्लाज्म में। एमसीक्यूज नंबर 9 के बारे में कहा जा रहा है कि इंजाइम इंपॉर्टेंट इन फोटोसाइंथेसिस। ऐसे इंजाइम्स जो फोटोसाइंथेसिस में इंपॉर्टेंट है वो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, और ऐसे इंजाइम्स जो सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये कहा जा रहा है कि एमसीक्यूज नंबर 11 में कि सम इंजाइम्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ राइबोसोम्स। कहने का मतलब ये है कि ऐसे इंजाइम्स जो प्रोटीन्स को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो राइबोसोम्स का इंटेग्रल पार्ट है। इंटेग्रल का मतलब होता है एसेंशियल पार्ट है, नेसेसरी पार्ट है। एमसीक्यूज नंबर 12 में कहा जा रहा है कि इंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स फॉर यूज इन और नियर द साइट ऑफ प्रोटेक्शन। इंजाइम्स को कौन प्रोड्यूस करता है? लिविंग सेल्स प्रोड्यूस करता है ताकि वो यूज़ हो सकें जहाँ पे वो प्रोड्यूस हुए हैं। एमसीक्यूज नंबर 13 में कहा जा रहा है कि इन एक्टिवेटेड इंजाइम कंसिस्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर कॉल्ड द होलो इंजाइम। एक्टिवेटेड इंजाइम जो होता है उसके पास जो होता है हमारे पास कोफैक्टर होता है, उसे हम होलो इंजाइम कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 14 में कहा जा रहा है कि एन इंजाइम विद इट्स को इंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव्ड इज नोन एज एपो इंजाइम। ऐसा इंजाइम जिसमें से मैं को इंजाइम को भी रिमूव कर दूँ और प्रोस्थेटिक ग्रुप को या रिमूव कर दूँ तो उसे हम एपो इंजाइम कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 15 ये है कि अगर मैं को इंजाइम को अगर एपो इंजाइम जो हमारे पास इनएक्टिवेटेड इंजाइम है उसमें मैं करेक्ट कॉन्सेंट्रेशन यानी एक सही मिकदार में को इंजाइम डालती हूँ तो दोबारा से इंजाइम की एक्टिविटी रिस्टोर हो जाती है और उसको हम होलो इंजाइम ही कहते हैं। यानी जिसको आपने रिमूव किया था, जिस को इंजाइम को या जिस प्रोस्थेटिक ग्रुप को आपने रिमूव किया था, अगर आप उसको दोबारा से ऐड कर देते हैं करेक्ट अमाउंट में तो आपकी एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? दोबारा से रिस्टोर हो जाएगी। एमसीक्यूज नंबर 16 में कहा जा रहा है कि नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है और उसे हम प्रोस्थेटिक कहते हैं। याद रखिएगा कि कोवेलेंटली बॉन्डेड पार्ट जो होता है वो हमेशा के लिए अटैच होता है, वो लूजली अटैच नहीं होता है, वो बिल्कुल परफेक्टली अटैच होता है। प्रोटीन पार्ट जो है वो लूजली अटैच्ड है और हम उसे को इंजाइम कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 17 में कहा जा रहा है कि को इंजाइम वर्ड इज क्लोजली रिलेटेड टू वाइटामिन्स विच प्रोवाइड या रिप्रेजेंट द एसेंशियल रॉ मटेरियल फ्रॉम विच को इंजाइम्स आर मेड। को इंजाइम का वर्ड जो है वो क्लोजली रिलेटेड है वाइटामिन्स से, इसलिए वो हमें एसेंशियल रॉ मटेरियल यानी को इंजाइम के बनने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो हमें वाइटामिन्स प्रोवाइड करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 18 में कहा जा रहा है कि ओनली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाइटामिन्स
are needed because like coenzyme and enzymes and coenzymes can be used again and again. उसने कहा कि वाइटामिन, जाहिर सी बात है आपको कोएंजाइम्स बनाने के लिए वाइटामिन की ज़रूरत है, लेकिन वाइटामिन की अमाउंट जो होती है वो आपको बहुत थोड़ी अमाउंट में ज़रूरत है, क्योंकि इंजाइम्स और कोएंजाइम्स को दोबारा से बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास MCQ नंबर 19 है। कहा जा रहा है कि एंजाइम इज़ 3 डायमेंशनल। 3D का वर्ड जो मैंने यूज़ किया है वो 3 डायमेंशनल के लिए यूज़ किया है। 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन है that has specific chemical composition due to its component amino acid and specific shape. इंजाइम एक 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर है जिसकी केमिकल कंपोजिशन स्पेसिफिक क्यों है? इसकी कंपोनेंट अमाइनो एसिड की वजह से और इसकी स्पेसिफिक शेप की वजह से। नेक्स्ट MCQ नंबर 20 है हमारे पास। इंजाइम बाय द विच यू ऑफ इट स्पेसिफिसिटी रिकग्नाइजेज एंड रिएक्ट्स विद द स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड द सबस्ट्रेट। इंजाइम के अपने स्ट्रक्चर की स्पेसिफिसिटी की वजह से वो स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है जिसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। आगे नेक्स्ट MCQ किया कि एन इंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट रिएक्ट विद ईच अदर थ्रू अ स्पेसिफिक चार्ज बियरिंग साइट ऑफ एन इंजाइम नाउन एज द एक्टिव साइट। यानी हम कहते हैं कि इंजाइम और सबस्ट्रेट कैसे अटैच करता है। इंजाइम के पास एक्चुअल में एक एक्टिव साइट होती है, ठीक है, जिसको अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। तो इंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? एक्टिव साइट के जरिए से। एक्टिव साइट एक चार्ज बियरिंग एक 3 डायमेंशनल कैविटी है जिस पे आके सबस्ट्रेट जो होता है वो अटैच होता है। और याद रखिएगा एक्टिव साइट जो होती है वो इंजाइम के पास होती है, सबस्ट्रेट के पास नहीं होती है। MCQ नंबर 22 में कहा जा रहा है कि शेप एंड चार्ज ऑफ द एक्टिव साइट इज फॉर्म्ड बाय सम अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द इंजाइम। कहा जा रहा है कि एक्टिव साइट की शेप और एक्टिव साइट के चार्ज को कौन बनाता है? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि अमाइनो एसिड बनाता है, और अमाइनो एसिड खुद कहाँ पे मौजूद होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन में मौजूद होता है। MCQ नंबर 23 में कहा जा रहा है कि अमाइनो एसिड्स आर ब्रॉड क्लोजर एंड आर अरेंज्ड इन स्पेसिफिक वे बाय द coiling and folding of the polypeptide chain with globular symmetry of the enzyme. अमाइनो एसिड्स को एक अरेंजमेंट में कैसे लाया जाता है, उनको क्लोज कैसे लाया जाएगा, उनकी एक अरेंजमेंट कैसे की जाएगी? तो कॉइलिंग के जरिए से या फोल्डिंग के जरिए से। हम पॉलीपेप्टाइड चेन को कॉइल करेंगे या फोल्ड करेंगे जिसकी वजह से अमाइनो एसिड्स को एक अरेंजमेंट में लाया जा सकता है। MCQ नंबर 24 में कहा जा रहा है कि एक्टिव साइट इज मेड अप ऑफ द 2 डेफिनेट रीजन्स, दैट इज बाइंडिंग रीजन एंड द कैटालाइटिक रीजन। एक्टिव साइट जो है वो 2 हिस्सों से मिलकर बनी है, एक हिस्से को हम बाइंडिंग रीजन कहते हैं, एक को कैटालाइटिक रीजन कहते हैं। MCQ नंबर 25 में कहा जा रहा है कि बाइंडिंग साइट helps enzyme in recognition and binding of the proper substrate to produce the enzyme substrate complex. Reaction activates a catalytic site. ये जो रिएक्शन है वो कैटालाइटिक साइट को एक्टिवेट कर देता है। बाइंडिंग साइट जो होती है वो असल में आपकी सबस्ट्रेट को जो होती है वो एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम में बाइंड करने में मदद करती है ताकि वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाए, और ये रिएक्शन जो होता है वो कैटालाइटिक साइट को एक्टिवेट कर देता है। MCQ नंबर 26 में कहा जा रहा है कि एक्टिवेटेड कैटालाइटिक साइट कैटालाइजेज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये कि ऐसी कैटालाइटिक साइट जो एक्टिवेट हो चुकी है वो क्या करेगी? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगी। और याद रखिएगा ये कैटालाइटिक साइट एक्टिवेट कैसे हुई थी? जब एक सबस्ट्रेट जो है वो इंजाइम के साथ बाइंड हुआ था और हमारे पास इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना था, तो ये कैटालाइटिक साइट हमारे पास एक्टिवेट हो चुकी थी। नेक्स्ट MCQ हमारे पास 27 है कि इंजाइम आफ्टर द कैटालाइसिस डिटैचेस इटसेल्फ फ्रॉम द प्रोडक्ट्स अनचेंज्ड। ये बात तो हम कई बार पढ़ चुके हैं कि जब इंजाइम अपना काम कर चुका होता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर चुका होता है, तो वो रिएक्शन से इजीली रिलीज हो जाता है और उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा इंजाइम आपने शुरू में रिएक्शन में डाला था वैसा ही इंजाइम आपको प्रोडक्ट के एंड में मिल जाता है। MCQ नंबर 28 पे कहा जाता है कि इंजाइम रिक्वायर द एक्वस मीडियम फॉर द एक्टिविटी। तो इंजाइम को एक्वस मीडियम चाहिए होता है अपनी एक्टिविटी के लिए। MCQ नंबर 29 में कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग द लॉक एंड की मॉडल एक्टिव साइट इज ओनली यूज्ड एज अ टेम्पलेट। लॉक एंड की मॉडल के दौरान एक्टिव साइट सिर्फ और सिर्फ टेम्पलेट के तौर पे यूज़ होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ये ना तो रिएक्शन से पहले कोई चेंज आता है एक्टिव साइट की शेप में और ना तो रिएक्शन के बाद आता है, क्योंकि एक्टिव साइट को हम लॉक एंड की मॉडल में रिजिड मानते हैं और डेफिनेट शेप उसकी हम मानते हैं। कोफैक्टर्स के फंक्शन को कहा जा रहा है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कोफैक्टर्स। तो ऑप्शन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। ऑप्शन नंबर 2 इज दैट कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू द केमिकल रिएक्शन एंड ब्रिंग अबाउट द कैटालिसिस। MCQ नंबर C इज दैट सोर्सेज ऑफ केमिकल एनर्जी डिराइव द रिएक्शन विच अदरवाइज वुड बी डिफिकल्ट। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज दैट ब्रिज बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। तो ये सब के सब फंक्शन जो हैं वो कोफैक्टर्स के, इसलिए हम ऑप्शन नंबर E यानी ऑल ऑफ दीज पे अपना आंसर मार्क कर लेंगे।
कि ये तमाम के तमाम फंक्शन जो हैं वो कोफैक्टर्स के ही हैं। एमसीक्यूज नंबर 31 में कहा जा रहा है कि सम एंजाइम्स आर यूज्ड एज अ मेटल आयंस, सम एंजाइम्स यूज द मेटल आयंस एज अ कोफैक्टर्स। वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं? मैग्नीशियम +2, आयरन +2, कॉपर +2 एंड जिंक +2। एमसीक्यूज नंबर 32 में कहा जा रहा है कि डिटैचेबल कोफैक्टर्स इज ऑल्सो नोन एज एक्टिवेटर इफ इट इज एन इनऑर्गेनिक आयन। डिटैचेबल कोफैक्टर को हम एक्टिवेटर भी कह सकते हैं अगर वो इनऑर्गेनिक आयन हो। याद रखिएगा, ऑर्गेनिक आयन में जब हमने पढ़ा था हमारे पास एक प्रोस्थेटिक ग्रुप था और दूसरा हमारे पास को इंजाइम्स था। को इंजाइम्स भी हमारे पास डिटैचेबल फैक्टर था, दैट इज ऑर्गेनिक आयन, लेकिन हम उसको एक्टिवेटर नहीं कहते थे। एक्टिवेटर इन केस यू कैन से दैट इफ इट इज एन इनऑर्गेनिक आयन। एमसीक्यू नंबर 33 में कहा जा रहा है कि ऑप्टिमम पीएच फॉर आर्जिनेज एंजाइम इज 9.70। ऑप्टिमम पीएच क्या है आर्जिनेज एंजाइम के लिए? तो आप कहते हैं 9.70। आपको एज इट इज़ याद करना होगा, इससे समझने की कोई बात नहीं है इस एमसीक्यूज़ में। एमसीक्यूज़ नंबर 34 ये कि मोस्ट इंजाइम्स, जितने ज़्यादा आपके पास इंजाइम्स होंगे इतनी ज़्यादा आपके पास एक्टिव साइट्स होंगी और इतने ज़्यादा सबस्ट्रेट आपके पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। यानी जितने आपके पास इंजाइम्स अवेलेबल हैं इतनी आपके पास एक्टिव साइट्स भी अवेलेबल होंगे और इतने ज़्यादा सबस्ट्रेट होंगे और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने की सलाहियत रखते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 35 में कहा जा रहा है कि इफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इंक्रीज बाय 2 फोल्ड रिएक्शन रेट इज डबल्ड। अगर मैं इनके एंजाइम की कंसनट्रेशन जो होती है वो जस्ट 2 फोल्ड्स को इंक्रीज करती हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास डबल हो जाता है। अगर एमसीक्यू नंबर 37 में कहा जा रहा है कि लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट अवेलेबल। जाहिर सी बात है, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लो है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डबल होता है। हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होती है तो आप जानते हैं कि ज़्यादा एक्टिव साइट्स होती हैं वो सबस्ट्रेट से फिल हो जाती हैं और कोई एक्टिव साइट हमारे पास बचती ही नहीं है कि हम फर्दर सबस्ट्रेट को वहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये देखिए जी, एमसीक्यूज नंबर 37 में उसी बात को रिपीट किया गया कि यानी अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो एक्टिव साइड जो होती है वो एंजाइम की ऑक्यूपाई हो जाती है और जितनी भी आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ता है। एमसीक्यूज नंबर 38 में कहा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या क्या प्रोवाइड करती है? प्रोवाइड्स अ हीट टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। जब काइनेटिक एनर्जी हीट प्रोवाइड करती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को तो रिजल्ट क्या होता है कि रिएक्टेंट ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकते हैं और चांसेस ऑफ कोलिजन जो होते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं। एमसीक्यूज नंबर 39 ये है कि ऑप्टिमम पीएच फॉर पेप्सिन एंड सुक्रेज आर, कुछ लोग इसको शुक्रेज भी कहते हैं, 2.00 एंड 4.50 रिस्पेक्टिवली। यानी पेप्सिन के लिए 2.00 एंड शुक्रेज या सुक्रेज के लिए 4.50। एमसीक्यू नंबर 40 में कहा जा रहा है कि अगर पीएच में स्लाइट चेंज आ जाए तो आयनाइजेशन डिस्टर्ब होती है एक्टिव साइट की और फिर क्या होता है? सबस्ट्रेट और एंजाइम एक्टिविटी जो होती है वो रिटार्ड हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है। एमसीक्यूज नंबर 41 में कहा जा रहा है कि डीनेचुरेशन ऑफ द एंजाइम अकर्स ड्यू टू द एक्सट्रीम चेंज इन पीएच व्हिच रिजल्ट इन बॉन्ड ब्रेकेज। अगर हमारे पास एक्सट्रीम चेंज होता है पीएच में तो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं और बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 42 में कहा जा रहा है कि इंटेरोकाइनेज और सलाइवरी अमाइलेज के लिए ऑप्टिमम पीएच क्या है? 5.50 एंड 6.80 रिस्पेक्टिवली। एमसीक्यूज नंबर 43 में कहा जा रहा है कि हीट जो होती है वो कौन तरह किस टाइप की एनर्जीज हमें प्रोवाइड करती है? एक तो एक्टिवेशन एनर्जी हमें मिलती है और एक काइनेटिक एनर्जी मिलती है। एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो एक्सेलरेट होते हैं एट द हाई टेम्परेचर पे और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को रैपिडली मूव करने में हेल्प आउट करती है। एमसीक्यूज नंबर 44 में कहा जा रहा है कि ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड फ्रॉम हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो सप्लाई की गई है हीट एनर्जी की वजह से, इसकी वजह से रिएक्टेंट्स ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं और उनके चांसेस ऑफ कोलिजन इंक्रीज करते हैं। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई एमसीक्यू समझ नहीं आता तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।